गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन और साथ में हम हमारी स्टडी भी कर रहे हैं और स्टडी के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। और आज मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, जिस पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में, 3rd लेक्चर में मैंने आप लोगों को विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में बताया था। ठीक है, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा आज। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता की क्या यूनिट होती है, क्या मात्रक होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ मात्रक मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करता हूँ, जैसे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, चालकता का मात्रक क्या हो चुका है, जिसे मैं पहले आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रतिरोध का मात्रक, चालकता का मात्रक, विशिष्ट चालकता का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, और फिर हम यहाँ पे निकालेंगे आज तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के मात्रक को हम डिस्कस करेंगे। यस, तो हमने प्रीवियस लेक्चर पे बात की थी, पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक टेबल में आप लोगों के सामने पहले ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, उस टेबल में मैं यहाँ पे भौतिक राशि लिखता हूँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ, भौतिक राशि की बात करता हूँ। ठीक है, और भौतिक राशि हो उसका सूत्र, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर फॉर्मूला, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है बहुत, इसको फिजिक्स में भी पूछा जाता है और इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की, जिसे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध आप सब लोगों को पता है, प्रतिरोध में आपसे बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्रतिरोध को आप लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, और ओम का सिंबल इस तरह से होता है। उसके बाद में हम प्रतिरोध के बाद में बात करते हैं चालकता को, जिसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। चालकता को C से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग। और चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। और इसके मात्रक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मोह इसका मात्रक होता है, या फिर इसे ओम इनवर्स कह सकते हैं, या फिर सीमेंस के नाम से उसे जाना जा सकता है। ये चालकता का मात्रक होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात की थी हमने प्रतिरोधकता का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? रो से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो का फॉर्मूला आता है RA/L, इसका फॉर्मूला होता है। और इसके मात्रक की बात करते हैं हम, इसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू सेंटीमीटर इसका मात्रक होता है, ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक और टर्म डिस्कस करूँगा, जो होती है सेल कांस्टेंट, यानी कि सेल नियतांक क्या होता है, जो आगे जाके हमारे पार्ट 2 में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल में काम में आने वाला है। ठीक है, 4th नंबर पे हम बात करते हैं प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होती है? विशिष्ट चालकता होती है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। 1 ml विलयन की चालकता ही क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं मात्रक की बात करूं, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि विशिष्ट चालकता किसका व्युत्क्रम होती है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और टर्म डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बात की थी मोलर चालकता की। किसकी बात की थी? मोलर चालकता की बात की थी। मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने? लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या म्यू m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमने देखा था, कप्पा इंटू V/ml, यानी कि V/ml विलयन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता ही क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है, यदि उसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो।
ठीक है। यहाँ पे हम मोलर चालकता की यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोलर चालकता किससे रिलेटेड होती है, मोलरता से रिलेटेड होती है। यहाँ हमने पहले मोलर चालकता के एक और फॉर्मूले की बात की थी, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम। यहाँ से हम किसकी यूनिट डिस्कस करेंगे, मोलर चालकता की यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोलरता में के बारे में बता देता हूँ। मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है, मोलरता यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू होता है मोल डिवाइड बाई आयतन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मोलरता की अगर यूनिट निकालूं तो कैपिटल M इज इक्वल टू, ठीक है, मोल को वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। और आयतन किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है, किस में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है या ml में होता है, ठीक है। यहाँ से मोलरता की यूनिट को मैं पुट कर दूंगा, यहाँ से मोलरता की यूनिट को पुट कर दूंगा, और यहाँ से मैं किसकी यूनिट को पुट कर दूंगा, कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता की यूनिट को मैं पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे तो 1000 तो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालूँ मोलर चालकता की, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और कैपिटल M की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, और सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा आप लोगों के पास, सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो रिजल्टिंग आप लोगों के पास जो यूनिट आएगी वो यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी, तुल्यांकी चालकता की, बिल्कुल कुछ नहीं आप लोगों को करना है, तुल्यांकी चालकता की यूनिट को डिस्कस करना या निकालना या फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित किया था, लैम्डा ए से या फिर म्यू ए से प्रदर्शित किया था। इसका फॉर्मूला भी हमने कप्पा इंटू VML ही देखा था, ठीक है। और यहाँ बस कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल M की जगह क्या आ गया था, कैपिटल N आ गया था, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे वापस वैसा का वैसा ही ओम इनवर्स आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ मोलरता की जगह क्या होता है, नॉर्मलता होता है। नॉर्मलता में मोल की जगह क्या आ जाते हैं, ग्राम तुल्यांक आ जाते हैं, तो मोल की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक आ जाएंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्टिंग आप लोगों को क्या मिलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने तुल्यांकी चालकता की जो यूनिट बनेगी, ओम इनवर्स, ग्राम, इक्विवेलेंट इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रतिरोध का मात्रक डिस्कस किया गया, चालकता का मात्रक डिस्कस किया गया, प्रतिरोधकता का, विशिष्ट चालकता का, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को डिस्कस किया गया, ठीक है। यहाँ से हम बात की किसकी, मोलर चालकता की, और किसकी, तुल्यांकी चालकता की बात कंप्लीट हम लोगों ने की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं, ठीक है, जो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन। माय न्यू टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो माय हेडिंग इज चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है ताप का प्रभाव, ठीक है। और केमिस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ताप से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं ताप तो सबका, मैं आपसे नहीं कहूँगा लेकिन आप जानते हैं
ताप तो सबका क्या होता है, बाप होता है। इस वजह से चालकता को कौन प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है, जिसको मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, विद्युत अपघटनी चालकता में डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाते जाओगे, तापमान को बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तापमान को बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता बढ़ती चली जाती है। आयनों की गतिशीलता बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पे चालकता का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं चालकता क्या होती है, यहाँ पे विद्युत अपघटनी चालकता होती है। और विद्युत अपघटनी चालकता किस वजह से होती है, आयनों की गतिशीलता की वजह से होता है, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ आयन। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह पूछा जाता है क्वेश्चन। तनुता का प्रभाव, तनुता के प्रभाव में इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तनुता विशेष चालकता को अलग तरह से प्रभावित करती है और तनुता तुल्यांकी चालकता या फिर मोलर चालकता को अलग तरीके से प्रभावित करती है। जनरली ऐसा देखा जाता है, जैसे जैसे हम तनुता को बढ़ाते चले जाते हैं, यानी कि डाइल्यूशन क्या होते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान तो क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, जबकि विशिष्ट चालकता का मान क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। यानी कि 1 ml विलयन की चालकता तो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, और VML के विलयन की चालकता क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये किस तरह से होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई यहाँ पे कंटेनर है, क्या है मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 100 ml विद्युत अपघट्य है, 100 ml विद्युत अपघट्य है। ठीक है, और इस 100 ml विद्युत अपघट्य के अंदर कितने आयन्स है, 50,000 आयन्स है। कितने आयन्स है, 50,000 आयन्स है, यानी कि 50,000 आयन्स यहाँ पे बोलो क्या दर्शा रहे हैं, आयनों की गतिशीलता दर्शा रहे हैं, और आयनों की गतिशीलता की वजह से क्या दे रहे हैं, यहाँ पे चालकता को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml का मतलब VML हो गया। ठीक है, 100 ml विलयन के द्वारा, 100 ml विलयन के द्वारा, या फिर कह सकता हूँ 100 ml में कितने आयन्स है, 50,000, यानी कि 50,000 क्या है यहाँ पे आयन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 आयन्स कौन सी प्रकार की चालकता देंगे, यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुला हो तो मोलर चालकता को देंगे, या फिर विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हो तो यहाँ पे किस प्रकार की चालकता को देंगे, यहाँ पे तुल्यांकी चालकता को शो करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे 100 ml विलयन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता कौन सी है, मोलर चालकता है, या फिर कौन सी चालकता है, तुल्यांकी चालकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 100 ml की जगह 1 ml लेता हूँ। ठीक है, तो एक ml विलयन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता क्या हो जाएगी, 50,000 आयन्स को किससे डिवाइड कर देंगे आप, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ आयन्स कितने मिले आपको, 500 आयन्स। ठीक है, तो इस 500 आयन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता कौन सी होगी, विशिष्ट चालकता होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, क्योंकि आपको पता है विशिष्ट चालकता कितने ml विलयन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, 1 ml विलयन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, एक केस यहाँ पे ले लिया, इसको मैं दे देता हूँ केस फर्स्ट। केस स्टडी करते हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या ले लिया, केस फर्स्ट ले लिया। और केस फर्स्ट कब है, बिफोर डाइल्यूशन, यानी कि तनु करने से पहले, तनु करने से पहले, बिफोर डाइल्यूशन, तनु करने से पहले। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने केस सेकंड लेता हूँ, सब आपको समझ में आ जाएगा कि तनुता को बढ़ाने पर मोलर तथा तुल्यांकी चालकता किस प्रकार से बढ़ती चली जाती है और विशिष्ट चालकता किस प्रकार से कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे वही कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इसका 100 ml की जगह कितना ले लिया मैंने, 200 ml ले लिया, यानी कि 200 ml ले लिया।
100 ml की जगह कितना ले लिया मैंने, 200 ml ले लिया, यानी कि इसको मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, यानी कि 100 ml से कितना ml बना दिया, 200 ml बना दिया। और इस 200 ml को जैसे जैसे हम तनु करते हैं, तनु करने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि 100 ml में कितना आयन से 50,000 आयन थे, तो 200 ml में कितना आयन हो गए, माना कि यहाँ पे 60,000 आयंस हो गए। कितना आयंस हो गए, 60,000, यानी कि 60,000 आयंस हो गए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 200 ml 200 ml विलियन के अंदर कितने आयन हैं, 60,000 आयन है। कितने आयन है, 60,000, 60,000 आयन है। तो यहाँ पे 60,000 आयन कौन सी चालकता दे रहे हैं, मोलर चालकता दे रहे हैं, या फिर कौन सी चालकता दे रहे हैं, तुल्यांक की चालकता देते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि विद्युत अपघट्य का 1 मोल गुला हुआ है या फिर विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1 ml विलियन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता, तो 60,000 आयंस को किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं 200 से डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने 1 ml में कितना आयंस है, 300 आयन है। यानी कि विशिष्ट चालकता कितनी हो गई, विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितने आयनों के द्वारा शो की जाएगी, 300 आयन के द्वारा शो की जाएगी। ठीक है, ये केस नंबर 2 है आफ्टर डाइल्यूशन, यानी कि तनु करने के बाद की स्थिति, तनु के बाद की स्थिति। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे 100 ml में कितना आयन थे, 50,000 आयन थे। 200 ml में कितना आयन है, 60,000 आयन से, यानी कि मोलर चालकता तनु करने पर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोलर चालकता 50,000 आयंस के द्वारा दी जा रही है और यहाँ पे मोलर चालकता किसके द्वारा दी जा रही है, 60,000 आयंस के द्वारा दी जा रही है। जबकि 1 ml विलियन के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली चालकता का मान क्या हो गया, कम, क्योंकि पहले 1 ml विलियन के द्वारा 1 ml विलियन में, ठीक है, कितने आयनों के द्वारा चालकता दर्शाई जा रही थी, 500 ml के द्वारा दर्शाई जा रही थी, और यहाँ पे कितनी दर्शाई जा रही है, 300 आयंस के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, आयनों की संख्या कम होगी, आयनों की संख्या कम हो गई तो चालकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम में हो जाएगा। तो ऑल ओवर मैं कह सकता हूँ कि तनुता को बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है, और तनुता को बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का मान क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। एग्जाम में आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि तनुता को बढ़ाने पर चालकता किस प्रकार से प्रभावित होगी, तो आप लोग एक सीधा सा स्टेटमेंट कहेंगे कि डाइल्यूट करने पर, तनु करने पर चालकता का मान क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वो किस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मैं बात करता हूँ म्यू एम की बात करता हूँ या फिर लैम्डा एम की बात करता हूँ, तो कप्पा इंटू वी एम एल की बात की थी। ठीक है, तो डाइल्यूट करने पर क्या होता है, आयतन के मान में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, और विशिष्ट चालकता के मान में इतनी कमी नहीं हो पाती है जितना क्या बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ जाता है तो ऑल ओवर मोलर चालकता का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अगर मैं तुल्यांकी चालकता का केस भी अगर डिस्कस करूं तो यहाँ पे म्यू एम की जगह म्यू ई या लैम्डा ई लिखूंगा, तो कप्पा इंटू वी एम एल। तनु करने पर क्या होगा, तनु करने पर आयतन का मान बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जबकि विशिष्ट चालकता का मान उस अनुपात में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो ऑल ओवर मैं कह सकता हूँ कि तनु करने पर तुल्यांकी चालकता का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि तनु करने पर विशिष्ट चालकता के मान में कमी होती है, जबकि मोलर तथा तुल्यांकी चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे हमने दो कारकों को डिस्कस किया, एक तो ताप के प्रभाव को देखा और दूसरा क्या देखा हमने, तनुता के प्रभाव को देखा। ठीक है, एक और टर्म देखी जाती है कि तनु करने पर, डाइल्यूट करने पर प्रबल विद्युत अपघट्य किस प्रकार से प्रभावित होंगे और दुर्बल विद्युत अपघट्य किस प्रकार से प्रभावित होंगे। यानी कि हमें यह तो पता चल गया कि डाइल्यूट करने पर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मैं आपसे चालकता वर्ड कह रहा हूँ तो इसका मतलब केवल इतना सा है कि मैं विशिष्ट चालकता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विशिष्ट चालकता तो कौन सी परिस्थितियों में होती है, विशिष्ट परिस्थितियों में ही होती है। अगर चालकता कह रहा हूँ या तो फिर मोलर चालकता होगी या फिर कौन सी चालकता होगी, तुल्यांकी चालकता होगी।
ठीक है। तो मैं आपसे देखता हूं कि तनुता बढ़ाने पर चालकता के मान में तो वृद्धि होती है। आप जानते हैं विद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरे होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जो पहले ही 100% आयनित होते हैं, यानी कि उनका 100% आयनन पहले ही हो जाता है, ठीक है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जिनका 100% आयनन नहीं होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य जिनका 100% आयनन नहीं होता है, ठीक है। तो तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ेगी और दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता भी बढ़ेगी, लेकिन दोनों की चालकता अलग अलग तरीके से बढ़ती है, ठीक है। किस प्रकार से, एक ग्राफ में आप लोगों के सामने पुटअप करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ताप का प्रभाव और दूसरा किसका प्रभाव, तनुता का प्रभाव। तनुता पर विशिष्ट चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है और तनुता से मोलर तथा तुल्यांकी चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, ठीक है। एक ग्राफ में यहाँ पे आप लोगों के सामने बनाता हूँ और वो ग्राफ डी बाई हकल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डी बाई हकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे किस किस के बीच में चालकता कोई सी भी हो सकती है, लैम्बडा एम भी हो सकती है और लैम्बडा ए भी हो सकती है, मोलर चालकता भी हो सकती है और तुल्यांकी चालकता भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सांद्रता को, किसको ले रहा हूँ? सांद्रता, यानी कि मूविंग लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता चला जा रहा है? सांद्रता का मान बढ़ता चला जाता है। सांद्रता और तनुता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर सांद्रता का मान बढ़ रहा है, तो दाएं से बाएं जाने पर तनुता का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, तनुता का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे तनु करता चला जाऊंगा वैसे वैसे चालकता का मान भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य को स्टडी करता हूँ, ठीक है। एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य को, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य को स्टडी करता हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए चालकता और तनुता के बीच में अगर ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे ग्राफ किस प्रकार से मिलता है? इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये किसके लिए ग्राफ मिला है मुझे? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ मिला है, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए बना है। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ बनाता हूं तो मुझे ग्राफ इस तरह से ग्राफ मिलता है, इस तरह से मुझे ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये ग्राफ किसके लिए बना है? दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को हम समझते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से मिलती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को क्यों मिलती है। ये इस तरह से होता है कि अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो हमेशा 100% आयनित होते हैं, यानी कि उनका 100% आयनन हो जाता है, धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये पहले ही टूटे हुए हैं, ठीक है। और टूटने से क्या होगा, अगर मैं इसको कितना भी तनु कर दूंगा, इसको मैं कितना भी तनु कर दूंगा तो तनु करने से यानी कि इसके तनुता बढ़ाने से आयनन तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये पहले कितना आयनित हो चुका है, 100% इसका क्या हो चुका है, आयनन हो चुका है। तो तनुता बढ़ाने पर इसके आयनन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले ये क्या हो चुका है, 100% आयोनाइज्ड हो चुका है। बस इतना हो सकता है कि तनुता को बढ़ाने पर आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो सकती है। किसमें हो सकती है? आयनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इस वजह से क्या हो सकती है, चालकता का मान बढ़ सकता है, चाहे फिर वो मोलर चालकता हो, चाहे फिर वो तुल्यांकी चालकता हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बात करता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करता हूँ। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य ऐसे विद्युत अपघट्य होते हैं जिनका 100% आयनन नहीं होता है, 100% से कम आयनित होते हैं,
यानी कि A प्लस एंड B माइनस। ओके, यानी कि इनका कभी भी 100% आयनन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अगर विद इलेक्ट्रोलाइट की क्या करूँगा, मैं तनुता को बढ़ाऊँगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करूँगा। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से इनका आयनन भी बढ़ेगा, इनका आयनन भी बढ़ेगा और साथ में आयनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी, आयनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी। यहाँ पे तो केवल एक ही फैक्टर प्रभावित हो रहा था, आयनों की गतिशीलता, जबकि आयनन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था क्योंकि पहले 100% आयनाइज्ड हो चुका है। यहाँ पे आयनों की गतिशीलता भी बढ़ेगी और साथ में आयनन भी बढ़ेंगे। आयनन भी बढ़ेगा तो चालकता के मान में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी कि चरघातांक की वृद्धि होगी। किस प्रकार की वृद्धि होगी? चरघातांक की वृद्धि होगी, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे आकर चालकता का मान क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। इस दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन को कितना भी तनु कर दो, चालकता के मान में वृद्धि नहीं होगी। उसका कारण ये होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य को कितना भी आयनित करने पर कभी भी 100% आयनित ये नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का कभी भी 100% आयनन नहीं हो सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले हमने तापमान का प्रभाव देखा और फिर हम लोगों ने तनुता का प्रभाव देखा। तनुता के प्रभाव में विशिष्ट चालकता तनुता को किस प्रकार से प्रभावित करती है और तनुता मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि तनुता प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य से किस प्रकार से प्रभावित होती है। ये हमने यहाँ पे क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑल ओवर समरी ये है कि जैसे जैसे आप लोग तनुता को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? चालकता के मान में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा मैं और इसको डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे मेरे सामने कोई कंटेनर है। कंटेनर का मतलब जानते हैं आप लोग? मेरे सामने यहाँ पे कोई पात्र है। ठीक है, इस पात्र के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 ml विलायक, कितना है? 100 ml विलायक है। ठीक है, अब इस 100 ml विलायक में फॉर एग्जाम्पल 500 आयन से, कितने आयन से? 500 आयन से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? और 500 आयन किस प्रकार के आयन है? एक तो A प्लस आयन है और साथ में कौन सा आयन है? B माइनस आयन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? A प्लस आयन्स भी चालकता देंगे और यहाँ पे क्या होगा? B माइनस आयन्स भी क्या करेंगे? चालकता देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों के ऊपर क्या है? विपरीत आवेश है। किस प्रकार का आवेश है? दोनों पे विपरीत आवेश है और विपरीत आवेश होने की वजह से यहाँ पे आयनों की स्वतंत्र चालकता नहीं हो पाएगी। किस प्रकार की चालकता नहीं हो पाएगी? स्वतंत्र चालकता नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या करेगा कि ये A प्लस आयन B माइनस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा और B माइनस आयन क्या करेगा? A प्लस आयन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, इस आकर्षण को कम करने के लिए हम एक ट्रीटमेंट करते हैं। इस आकर्षण को कम करने के लिए हम इंटर आयनिक आकर्षण बोलते हैं। इस आकर्षण को हम क्या करने के लिए? कम करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम इस विलयन की तनुता को क्या करते हैं? करते जाएं, बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या डाइल्यूशन को बढ़ाते चले जाएंगे तो डाइल्यूशन को बढ़ाने से क्या होगा? यहाँ पे आयनों के बीच का आकर्षण क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। और आयनों का आकर्षण कम होता चला जाएगा तो ये आयन अपनी किस प्रकार की चालकता देंगे? स्वतंत्र चालकता देंगे। ठीक है, स्वतंत्र चालकता देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि A प्लस अपनी चालकता देगा और B माइनस आयन अपनी चालकता देगा।
इसकी चालकता में इसका कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा, और B- की चालकता में A- का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा। और ये कब किस कंडीशन पे होगा? तनुता को बढ़ाने पे। और तनुता को किस लेवल तक बढ़ाया जाए? अनंत लेवल पे। तो इस कंडीशन को कहेंगे अनंत तनुता। क्या कहेंगे? अनंत तनुता कहेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता को एक स्पेशल वर्ड से देखा जाता है जिसे इन्फिनिट डाइल्यूशन कहते हैं। इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन, अनंत तनुता। अनंत तनुता की स्थिति पे क्या होगा कि एक आयन दूसरे आयन से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा और अपनी अपनी चालकता को ये प्रदर्शित करेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अनंत तनुता की स्थिति पर, अनंत तनुता की स्थिति पर विलयन की चालकता, विलयन की कुल चालकता, विलयन की कुल चालकता क्या होगी? आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी। आयनों की आयनिक चालकताओं के, आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। लेकिन कौन सी कंडीशन पे होगी? अनंत तनुता की स्थिति पे होगी। उसका रीजन ये है कि अनंत तनुता वाली, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडीशन पे आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसकी चालकता अलग होगी और इसकी चालकता यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 की चालकता है और 50 की चालकता, तो टोटल विलयन की चालकता कितनी हो जाएगी? 100 चालकता हो जाएगी। 50 इसकी हो जाएगी, 50 में इसका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा और 50 में इसका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो A की चालकता और B- की चालकता को अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ विलयन, कुल विलयन की चालकता मिल जाएगी। यदि इसकी चालकता का मान 50 आ गया और इसकी चालकता का मान 50 आ गया, तो टोटल विलयन की चालकता कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। लेकिन कौन सी कंडीशन पे होगी ये? अनंत तनुता की स्थिति पर। किस स्थिति पर होगी? अनंत तनुता की स्थिति पर होगी। और इसे ही एक साइंटिस्ट ने बताया था और उस साइंटिस्ट का नाम क्या होगा? कोलराउस। कोलराउस, ठीक है, जिसे कोलराउस के नियम के नाम से भी जाना जाता है। कोलराउस के नियम से भी, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी किसकी बताई है मैंने आप लोगों को? कोलराउस की बताई है। ठीक है, तो कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता की स्थिति पर, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता की स्थिति पर विलयन की कुल चालकता, विलयन की कुल चालकता धनायन तथा ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अनंत तनुता की स्थिति पर विलयन की कुल चालकता धनायन तथा ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये कौन सा नियम है? कोलराउस का नियम है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कोलराउस के नियम को और कर देता हूँ। देखिए किस प्रकार से, देखिए कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम यह कहता है कि अनंत तनुता की स्थिति पर विलयन की कुल चालकता आयनों की, उसमें उपस्थित आयन किस प्रकार के आयन? धनायन तथा ऋणायन प्रकार के आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, देखिए कोलराउस के नियम के अनुसार, कोलराउस के नियमानुसार क्या होगा? ठीक है, कोलराउस के नियम के अनुसार क्या होगा? विलयन की अनंत तनुता पर चालकता, ठीक है, क्या होगी? आयनों की आयनिक चालकता, आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ अनंत तनुता, इन्फिनिट, अनंत तनुता पर या तो इसकी मोलर चालकता
या फिर अनंत अणुता की स्थिति पर या तो इसकी तुल्यांकी चालकता क्या होगी, आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होगी, या तो फिर अनंत अणुता पर ही धनायन के योग के बराबर होगी या फिर ऋणायन के योग के बराबर होगी। इस प्रकार से इस नियम को पढ़ा जाता है, कोलराउस के नियम को स्टडी किया जाता है कि विलयन के अनंत अणुता पर कुल चालकता आयनों की आदर्श चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं इसे मोलर चालकता के रूप में, कोलराउस के नियम को अगर मैं मोलर चालकता के रूप में देखूं, मोलर चालकताओं के योग के रूप में देखूं, मोलर चालकताओं के रूप में देखूं, ठीक है, तो मोलर चालकता के रूप में किस तरह से लिखा जाएगा कोलराउस के नियम की इक्वेशन को, अनंत अणुता पर मोलर चालकता, अनंत अणुता पर मोलर चालकता धनायन की अनंत अणुता पर आयनिक चालकता और ऋणायन की अनंत अणुता पर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। चूंकि आप लोगों को पता है कि मोलर चालकता किससे डील करती है, मोलर से डील करती है, तो यहाँ पे हमें स्टोइकियोमेट्री को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है धनायन के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हो, m मोल पार्टिसिपेट कर रहे हो, और ऋणायन के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हो, n मोल पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो इस प्रकार से अनंत अणुता पर क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, तुल्यांकी चालकता की, किसकी, तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में बात करता हूँ, तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में बात करता हूँ, किस नियम को, कोलराउस के नियम को। ठीक है, तो किस तरह से देखा जाएगा, अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता धनायन की अनंत अणुता पर चालकता और ऋणायन की अनंत अणुता पर चालकता के योग के बराबर होती है, C+ और A- के योग के बराबर होती है। चूँकि आप लोगों को पता है यहाँ पर तुल्यांकी चालकता किससे रिलेटेड होती है, ग्राम तुल्यांकों से संबंधित होती है, और ग्राम तुल्यांकों का संबंध किससे होता है, आवेश से होता है। आवेश का मतलब चार्ज ऑन द स्पीसीज से होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि धनायन के ऊपर कितना चार्ज हो, Z+ चार्ज हो, Z, ठीक है, और ऋणायन के ऊपर कितना चार्ज हो, Z चार्ज हो। ठीक है, धनायन का चार्ज Z+ ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ऋणायन का चार्ज Z- ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से कोलराउस का नियम किसके संदर्भ में बन जाएगा, तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे मुझे मोलर चालकता निकालनी है, अनंत अणुता पर मोलर चालकता निकालनी है, फॉर एग्जांपल AlCl3 विलयन की, एल्यूमिनियम क्लोराइड विलयन की। आपको पता है एल्यूमिनियम किस तरह से डिसोसिएट होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al+3 और यहाँ पे 3Cl- में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब मोलर चालकता मैं निकालूंगा, तो मुझे बताएं धनायन का कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है चालकता में, 1 मोल, और ऋणायन का कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, किस तरह से इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी क्या, AlCl3 कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा था, m की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगा, और C+ की जगह क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 मोल किसके हैं, ऋणायन के हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl- आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AlCl3। अभी AlCl3 की इक्वेशन मुझे किस रूप में बनानी है, किस रूप में, तुल्यांकी चालकताओं के रेफरेंस में बनानी है। तो AlCl3 किस तरह से ब्रेक होता है, Al+3 और 3Cl- में ब्रेक होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, और यहाँ पे क्लोरीन पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकताओं की बात करूँगा, तो यहाँ पे AlCl3 इन्फिनिटी = चार्ज कितना है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, Al+3 हो जाएगा, और यहाँ पे Z- यानी कि 1/1 हो जाएगा। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl- हो जाएगा।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस का नियम का मतलब ये होता है कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकता उस विलयन में उपस्थित आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, लेकिन किस कंडीशन पे, अनंत तनुता की कंडीशन पे, अनंत अनुता, क्योंकि अनंत अनुता की स्थिति पे क्या होता है, एक आयन दूसरे आयन से पूरी तरह से फ्री हो जाता है। फिर एक बार मैंने कोलराउस के नियम को मोलर चालकताओं के संदर्भ में बताया और फिर मैंने कोलराउस के नियम को तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में बताया। एक बार एग्जाम्पल मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिया मोलर चालकताओं के रेफरेंस में, और एक बार मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिया है किसमें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि तुल्यांकी चालकताओं के संदर्भ में। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप लोग सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएंगे कि उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, कोलराउस के नियम की इक्वेशन क्या बनेगी मोलर चालकता के रेस्पेक्ट में और तुल्यांकी चालकताओं के रेस्पेक्ट में। आप लोगों को बताना है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को बताया तो आप लोगों को बताना है कैल्शियम फॉस्फेट को। किसको बताना है, कैल्शियम फॉस्फेट को। कैल्शियम फॉस्फेट की इक्वेशन बनानी है आप लोगों को, एक बार तो किसके लिए, मोलर चालकताओं के लिए, और एक बार किसके लिए, तुल्यांकी चालकताओं के लिए। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला पता होने के बाद ये पता होना चाहिए कैल्शियम फॉस्फेट किस प्रकार से डिसोसिएट होता है। ठीक है, और डिसोसिएट होने के बाद आप लोगों को इक्वेशन पता होनी चाहिए कि कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम के कितने मोल है और फॉस्फेट के कितने मोल है, तो यहाँ पे मोलर चालकता निकल जाएगी। ठीक है, और कैल्शियम का कितना चार्ज है और फॉस्फेट को पर कितना चार्ज है, उससे कौन सी चालकता निकल जाएगी, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकल जाएगी। इसको कैल्शियम फॉस्फेट को आप सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर आते ही सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 की। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे, और आप लोग अपनी इसी तरह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते चले जाएं और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत मोटिवेटेड लेक्चर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीच बीच में हम एक बार अपना थ्योरेटिकल सेक्शन पूरा हो जाए, उसके बाद में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे, जैसे जो कि आप लोगों के जेट के एग्ज़ाम में, ICAR के एग्ज़ाम पे, नीट के एग्ज़ाम पे, IIT JEE के एग्ज़ाम में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम में आने वाला होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। और जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग माइक्रोफोन या फिर हेडफोन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन टू मी, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।